भैया हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ललित उपाध्याय को। मैं तो हॉकी का सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ। रुमाल रखा आपने कि नहीं? नहीं पाजी, रुमाल नहीं रखे, चादर रखेंगे सीधा। हॉकी चूज करके ऐसा लगा कि अरे यार गलती कर दी, कुछ और चूज करते तो ज्यादा अच्छा होता। इंसान खेलता है ओलंपिक के लिए, इंसान खेलता है मेडल पाने के लिए, इंसान खेलता है इंडिया जर्सी पहनने के लिए। ललित उपाध्याय। हॉकी खिलाड़ी श्री ललित कुमार उपाध्याय ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक जीता। श्री ललित कुमार उपाध्याय को वर्ष 2021 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पहला ओलंपिक हॉकी मेडल जब आपने लिया, स्टेडियम में थे, वो फील अंदर से कैसा महसूस किया? नहीं, लोगों ने मैचेस देखा, सबके आंख में आंसू थे और मेडल हाथ में लेने के बाद ऐसा लगा कि मुझे तो उस टाइम सच बताऊं तो केवल आंखों में आंसू थे और रियल फैक्ट तो तब समझ में आया जब मैं बनारस एयरपोर्ट उतरा। मलाइयो या लस्सी? लस्सी कर दीजिए मैम। टोक्यो ओलंपिक्स या पेरिस ओलंपिक्स? दोनों। बनारस की कौन सी चीज हर टूर पे मिस करते हैं? घाट। कोई फीमेल एडमायरर आपको मिली? एक सपना, एक शहर, एक नाम। बनारस के भगतपुर की गलियों से निकला एक लड़का, हाथों में हॉकी स्टिक, दिल में देश का जुनून और आंखों में बस एक ही सपना, भारत का नाम रोशन है करना। जिंदगी ने हर मोड़ पे रोकने की कोशिश की, कभी छोटी सच, कभी छोटी से काम, पर ललित ने हर बार स्टिक से लिख दिया अपना नाम। जब करमपुर के मैदान से टोक्यो और पेरिस और कॉमनवेल्थ तक तिरंगा लहराया तो हर बनारसी के दिल में ख्याल आया, लो ये मेरा बेटा आया। आज ललित सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक मिसाल है उन सब छोटे शहर के बच्चों के लिए जो दिल में बड़े सपने लिए जीते हैं। बनारस ने फिर से साबित किया, यहाँ लोग बस गंगा में नहाते नहीं, बहते नहीं, यहाँ लोग इतिहास में बहते हैं। ललित उपाध्याय एक नाम है, एक जज्बा है, एक कहानी जो हर दिल में रहती है बनारस के। ललित जी, वेलकम टू आवर शो सब बनारस। नमस्ते। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, ललित जी आप सेलिब्रिटी हैं। ऐसा कुछ मैम अपने आप को नहीं मानता मैं कि सब ऊपर वाली की कृपा है, महादेव की कृपा है। मतलब कभी सोचा था छोटे में कि 10 साल की उम्र में किसी ने पूछा क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं तो हॉकी का सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक घर से अच्छे संस्कार मिले थे शुरू से और जिम्मेदारियों का एहसास पहले हो गया था। ये पता था कि हाँ घर की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। मेरी मदर का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने शुरू से ये चीज़ हम लोगों को एहसास दिलाया था कि जो भी करना हम ही लोग को करना है, फैमिली के लिए भी और अपने फ्यूचर के लिए भी करना है। जितना उनसे एक ऐसे पेरेंट्स हो सकता था वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आई एम सो हैप्पी कि हाँ अच्छे पेरेंट्स मिले जो हमेशा सपोर्टिंग रहे हैं और सही टाइम पे उन्होंने हमें वो चीज़ रियलाइज़ कराई जो बच्चों को करानी चाहिए। भगतपुर से लेकर बैक टू बैक ओलंपिक पोडियम तक, अभी भी वो छोटा सा लड़का याद आता है आपको जो यूपी कॉलेज में डंडा लेके हॉकी खेलता था? हाँ बिल्कुल मैम, एक्चुअली शुरू से यूपी कॉलेज और मतलब घर पे ही सबकी बचपन सबका वहीं गुजरता है, मेरा भी। और कॉलेज में जाते थे पढ़ने के लिए भी और उसके बाद वहीं खेल हमारा स्टार्ट हुआ। मेरे जो कोच थे श्री परमानंद मिश्रा जी अभी भी हैं, रिटायर हो गए 2016 में। तो मेरा पूरा सपना था कि मैं 16 तक ओलंपिक खेल लूँ तो उनको एक डेडिकेट करूँगा कि हाँ मैं ओलंपियन हुआ, क्योंकि जो भी मैंने लाइफ में आज हासिल किया सबसे बड़ा और अहम रोल श्री परमानंद मिश्रा जी का है। इसलिए मैं कभी लाइफ में हॉस्टल और एकेडमी नहीं गया कि अगर हॉस्टल एकेडमी चला गया तो मेरे दिमाग में आ जाए, मतलब कोई भी कोच ही लगा सकता था कि हाँ ये, मैं गया ही नहीं। तो मैं ये सोचा था कि जो भी होगा मेरा अचीवमेंट सारा मेरे कोच के ऊपर जाएगा, सारा मेरे कोच का ही उसको क्रेडिट जाएगा जो कि परमानंद मिश्रा जी हैं। तो अच्छा रहा जर्नी, काफ़ी उन्होंने हर जगह पे मदद किया। सबसे ज़्यादा मदद उन्होंने किया फाइनेंशियल, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को जाहिर सी बात है कि अगर आप को कहीं से सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और रही बात भगतपुर से, तो
जाहिर सी बात है, जब गांव में आप रहते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपका फ्यूचर क्या होता है, क्या नहीं होता है, आप कहाँ जाने वाले हैं, क्या आपको मिलेगा। तो बस गंगा जी वाली हिसाब किताब है, जिधर धारा उधर बहती रहो लेकिन सही राह में बहो तो ज़्यादा अच्छा है। बड़े भाई ने हॉकी चूज किया पहले। अच्छा। हाँ, मेरे बड़े भाई अमित उपाध्याय हैं, जो अभी CAG डिपार्टमेंट में AA हैं। तो हॉकी से ही उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और उसके बाद BHU से उन्होंने पास आउट किया और उसके बाद उन्होंने CAG डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो उन्होंने ही मुझे सबसे पहले बताया कि जो खेलने लगे थे तो उन्होंने बताया कि अगर हम खेलेंगे तो हमारी नौकरी लगेगी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था कि हम लोगों के लिए भी कि अगर भैया खेलब तो नौकरी लग जाए। इसी को देख के स्टार्ट किया ड्राइव था। था आपके हाँ लाइफ बिल्कुल, में। झूठ क्यों बोलना है इसमें कि अगर खेलेंगे तो नौकरी लग जाएगी। और वो उन्होंने से मुझे गाइड मिला। उसके बाद जब जर्नी स्टार्ट हुई तो फिर अच्छे लोग मिले। स्ट्रगल काफ़ी रहा, चैलेंजिंग फुल रहा, बहुत कुछ चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ें फेस करना पड़ा। स्टार्टिंग यहीं से हुई। अच्छा, बात करते हैं परमानंद मिश्रा जी के बारे में। उन्होंने कोई सीख दी हो आपको जो आज तक आप याद करते हो और सारे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बेटा ये तो जरूर फॉलो करना? देखिए, सीख तो सच बताऊं, पहले जो बताते थे समझ में नहीं आता था, लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने उस टाइम बताई थी और आज रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ जाता है कभी कभी। जैसे ये था कि अगर करो तो कहो मत। अगर आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन है, सब आपको देखते हैं कि ये उम्मीद में कि आप करेंगे कुछ उनके लिए, लेकिन करोगे तुम इतना लोगों के लिए, लेकिन तुम्हें कहीं अगर क्रेडिट नहीं देगा तो उसके लिए सोचो मत। तो सच बात है। दूसरी चीज, इस दुनिया में सब अपने और अपना कोई नहीं है। कहने को तो आपको सोशल मीडिया पे इतने फैक्ट, हम लोग जब मेडल सोशल मीडिया पे नहीं भी थे, लाखों फॉलोवर रहते हैं, लेकिन अपना उसमें से कौन होता है? कोई नहीं होता है। एक दो चंदे दोस्त होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं। तो ये सब उनके फैक्ट थे। और उसके बाद कि जिस चीज के लिए आप यहाँ पे हैं, आप उसी पे फोकस कीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, गुल्ली डंडा खेलते हैं, हॉकी क्या खेलते हो, क्रिकेट क्या नहीं खेलते हो, या कोई और गेम, ये सब परसेप्शन है देखने का, ये सब डिस्ट्रैक्शन है उसके साथ साथ। तो आप उस पर मत फोकस कीजिए, आप उसी चीज़ के लिए कीजिए जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो आपका फोकस ही आपको ऊपर लेके जाएगा। तो वो सब चीज़ें उनकी उस टाइम नहीं समझ में आता था, झूठ क्यों बोलूँ। उस टाइम तो उनका डर था कि मारने लगेंगे हकी से धरवा, और वो सब डर था उस टाइम। लेकिन जब बड़े धीरे धीरे होते चले गए तो समझ में आया कि नहीं, वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली फॉलो करनी चाहिए हमें। बनारस में हॉकी खेलते समय आपको कोई ऐसा खट्टा मीठा याद, मतलब कुछ हो दिमाग में कि अभी भी आप सोचते हो तो हंसी आ जाती हो या बहुत गुस्सा आता हो? हाँ, जब कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, तो भाग जाते थे। या मन करता हो हॉकी स्टिक से लेके बस? हाँ नहीं, उसमें क्या था, मन UPI में पढ़ते थे हम लोग, तो 4 घंटे बाद भाग जाते थे। तो हम लोगों का नाम, हाँ हम लोगों का नाम, क्योंकि रेसेस होता था उसी टाइम भाग पाते थे, उसके बाद भाग नहीं पाते थे। तो उस टाइम के टीचर दौड़ाते थे बहुत। उसमें चेतनारायण माठ साहब थे, सुरेंद्र माठ साहब थे, अजय सिंह कंप्यूटर वाले थे, मतलब वो लोग दौड़ाते थे। वो हमारे अच्छे के लिए दौड़ाते थे। लेकिन फिर भी हम, फियर फैक्टर था उस टाइम कि भागते थे, लेकिन हम सही चीज के लिए भागते थे क्योंकि हमें खेलना था। हम इसलिए नहीं भागते थे कि हमें जाके मौज मस्ती करनी है। और हमारे साथ के जितने लड़के थे सब भाग जाते थे, क्योंकि हमें 1 बजे 1:30 बजे रेसेस होता था, आई थिंक 1 बजे, और हम लोग 2:30 बजे तक ग्राउंड पे आना होता था। अच्छा। हम लोग 2:30 बजे ग्राउंड पे आते थे हमेशा, डेली। लड़के चाहे जो भी कुछ हो, हमें पता रहता था हम मार खाएंगे नेक्स्ट डे, लेकिन फिर भी हम 2:30 बजे आते थे। हम मार भी खाए हैं, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम गुस्सा आता था कि समझ नहीं पा रहा है। तो भाई टीचर रहते थे, उनका काम था, तो हमारे कोच साहब भी पहुंच जाते थे 2:30 बजे। वो 80 घाट से आते थे, कभी लेट नहीं हुए, कभी भी लेट नहीं हुए। 80 घाट से आते थे, नगवा पे उनका घर था। वो भी 2 बजे, 2:15 बजे ग्राउंड पे, और सुबह भी आ जाते थे वो 6 बजे, 5:30 6 बजे तक आ जाते थे। तो उस टाइम गुस्सा भी आता था और डर भी रहता था, और उस टाइम करियर का टेंशन भी रहता था कि भैया, करियर का टेंशन तो नहीं था, हाँ कि यार साला ये कि पता खेले जाती तब वो दौड़ाओ था हमारे पे। तो ये सब चीजें बड़ा क्लिक करती थी उस टाइम। लेकिन आज जब वो टीचर्स देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा हम लोगों को मतलब प्रेस करते हैं काफी। तो वो बहुत अच्छी चीजें होती ये तो हम सब रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी एक चीज था ना कि अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो फिर आप सबके साथ ईमानदार रहेंगे। सही बात है। वही चीज आती है, अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं तो सब कर सकते हैं। another point प्लीज नोट इट डाउन। नहीं, और इसमें भी एक चीज और थी कि उस टाइम तो घर पे हिम्मत नहीं होती, मैं घंटी छोड़ के हम लोग घर भी चले जाते थे। तो ये मदर बोल देती थी कि एक बार उनको जब पहले कन्विंस करने में बड़ा प्रॉब्लम हुआ, जब गए तो मेरे सब दोस्त लोग को चिल्ले के चले जाता था मैं घर पे कि यहीं खाना खाएंगे, उसके बाद सब जाएंगे साथ में। अच्छा। हाँ, तो कहती थी कि घंटी छोड़ के आओ, कहा हाँ, तो कहें ठीक, कहीं और मत जाया करो, घर ही आ जाया करो कम से कम जब खेलने जाना। तो ये उस टाइम का सबसे बड़ा ये था कि कैसे पेरेंट्स मान गए, वो भगवान मालिक है।
तो कहीं ना कहीं उनको हमारे से वाइब्स आई होगी। ऑफ कोर्स उनके अंदर होप होगा, उनके अंदर हम्म। दिखा होगा विजन कि हमारा बेटा कर लेगा भाई। और नहीं, उस टाइम साई से 500 रुपये भी मिल जाता था हम लोगों को महीना, और किट भी मिल जाता था, तो पढ़ाई का पैसा 3 रुपये लगता था वाह, यूपी कॉलेज में। हाँ, वो भी तो स्ट्रेस। वो ना पढ़ाई वढ़ाई ये खत्म हो गया था मैटर, कि हम लोग अपना पढ़ाई का भी दे देते हैं, कापी किताब का भी निकाल लेते हैं और खेल भी रहे हैं और कहीं बाहर जाते थे। तो मुझे जो सबसे पहले पैसा मिला था 2002 में, आई थिंक मैं केडी सिंह खेला था, तो 1400 रुपया मुझे मिला था। बहुत तो अच्छा, वो भी very हाँ good। 1400 रुपया मुझे मिला था। मैं यूपी टीम अंडर 14 को रिप्रेजेंट किया था, कैप्टन था। तो वो भी फैमिली के लिए बड़ा होता है कि यूपी टीम सेलेक्ट हुआ अंडर 14 में। Of course, हाँ। तो वो सब चीजें फैमिली को भी इंस्पायर करते चले गए, भरोसा भी बढ़ता चला गया। लेकिन वही बात घूम के आती है, खुद से ईमानदार रहोगे तो सब रिस्पेक्ट सब करेंगे। रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। कभी आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि हॉकी चूज करके ऐसा लगा कि अरे यार गलती करती, कुछ और चूज करते तो ज्यादा अच्छा होता? पहले तो नहीं था, लेकिन मतलब जब जैसे जैसे बढ़ते चले गए तो सोसाइटी में ऐसा आने लगा। एक फोबिया होता है लोगों को कि अरे यार ये खेल रहा होता तो वो गलत। अच्छा, तो आपके मन में भी ये बात आई? हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, पहले नौकरी, हाँ। लेकिन हमारी सोच छोटी थी। तो जब कोच साहब ने हमें मतलब गाइड किया कि नहीं, ये केवल अगर नौकरी तक की सोच रखोगे तो फिर मतलब हम किसी नौकरी को छोटा नहीं मानता, लेकिन केवल रेलवे तक अटक जाओगे या वहां तक अटक जाओगे। इंसान खेलता है ओलंपिक के लिए, इंसान खेलता है मेडल पाने के लिए, इंसान खेलता है इंडिया जर्सी पहनने के लिए। तो जो वो एक उन्होंने मोटिवेट किया, जो वो उन्होंने बताया, तो हम लोग ने सच बात है। फिर नौकरी जब राह में इतने नौकरी के ऑप्शन आने लगे तो हम लोग सही बात है, नौकरी तो वो छोड़ी थी। हाँ, तो उस टाइम ऐसा हुआ, तो पूरा फोकस एक ही था कि बस इंडिया की जर्सी मिले। एक भूख होती है। हाँ। हमारे यहाँ लोग यूपी की जर्सी पहन के आ जाते थे यूपी कॉलेज में, तो बड़ा रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता था कि यार यूपी की जर्सी पहन के आए हुए, इसका मतलब यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम्म, 24 करोड़ 25 करोड़ तो लोग हैं, पता नहीं कितने लोग खेल रहे हैं। हॉकी वैसे भी बनारस में बहुत ज्यादा फेमस थी, लेकिन जब एक बार आप इंडिया की जर्सी फर्स्ट टाइम पहनते हैं ना, आपको गूज़बम्प आते हैं। वो चाहे सोच के गूज़बम्प आते हैं। चाहे कभी भी आपके फैमिली से, आपके नोन में अगर कोई भी इंडिया के एक बार रिप्रेजेंट करे, चाहे किसी भी गेम में, यहाँ तक कि जो गेम में कोई बूढ़े भी खेलते हो उनको भी तब भी देखिएगा। तो उस टाइम जब पहला तो मुझे यार हुआ कि यार मैं 2008 में फर्स्ट टाइम खेला इंडिया। उस टाइम मेरी उम्र 16 प्लस हो रही थी, 16 प्लस हो रही थी मेरी उम्र जब मैं इंडिया फर्स्ट टाइम खेला। तो उस टाइम मुझे भी बड़ा आया। फिर धीरे धीरे जब मैं ओलंपिक्स खेला, जब मैं ओलंपिक्स से पहले मैं वर्ल्ड कप 2014 में वर्ल्ड कप खेला, फिर और खेला, 16 में खेला, काफ़ी फिर मेडल्स आए। तब लोगों ने मुझे बुलाया कि क्रिकेट खेल रहा होता तो बहुत पैसा रहा। तब नहीं, उसका जवाब भी था बहुत प्यारा। अगर आप उसको दिल पे ले लेंगे तो आप फिर जो आपका प्रोग्रेस है, ग्राफ है, आप उसको नीचे लाने लगेंगे, क्योंकि फिर आप डिस्ट्रैक्ट होने लगे। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वे मिल रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आज ये इस क्रिकेट के लिए हमें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम हॉकी से अपना नाम बनाए हैं। आज हम यहाँ पे इनके सोच में आए हैं इसलिए क्योंकि हम ये हमें कंपेयर कर रहे हैं। राइट। अगर हमें कंपेयर ही नहीं करते तो ये कैसे कैसे कर सकते थे कि अरे तू तो हॉकी ना खेल रहा, क्रिकेटो ना खेल रहा, कुछ तो खेल रहा होता। तो वो लोगों का परसेप्शन है देखने का। आप ये मत भूलिए कि आप जो कर रहे हैं आप उसमें माहिर हो गए हैं। आपकी पहचान उससे है, न कि क्रिकेट से या अदर गेम। सही बात है। कभी आपके मन में ऐसा है कि थोड़े दिन, कुछ दिन के बाद मुझे भी लोगों को ये हॉकी का भूत देना है, बच्चों में देना है, मतलब कुछ? देखिए वो चीज़ मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। मैं जब मैंने आई थिंक मुझे फर्स्ट हॉकी भी जो दी थी, मुझे कोसाब ने दी थी खरीद के। तो उस टाइम ग्रेफाइट, आई थिंक ग्रेफाइट से खेलना भी एक तरफ से सपना ही था, महंगा था। ग्रेफाइट करीबन 5-7 हज़ार रुपये का आता था। अच्छा। हाँ, एक ग्रेफाइट स्टिक जो आती थी, अब तो 34-35 हज़ार, 36 हज़ार, 40 हज़ार तक कैसे आती है। तो उस टाइम तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, हम वुडन स्टिक से खेला करते थे। तो उस टाइम रेवलेशन आया था हॉकी में, ये हॉकी आई थी नई, तो कोच साहब ने दिया था। तो शूज़ भी कोच साहब भी देते थे कि क्योंकि शूज़ क्या होता है कि स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा जो मतलब प्रॉब्लम होती है शूज़ की होती है, जल्दी फट जाते हैं। तो वो देते थे कि ले लो। तो उसमें मैंने अपने आप से भी ये कहा था कि मतलब नहीं ठीक है यार, अगर कभी खेलने लगा तो कुछ ना कुछ तो करूँगा। तो मेरे स्पॉन्सर्स को भी पता था ये बात कि नहीं, मतलब उनको बाद में समझ में आ गया। तो मैंने बाद में फिर मैंने जो सबसे महंगी हॉकी आती थी उस टाइम, एटलस की, उस टाइम 10-12-14 हज़ार रुपये की आती थी, मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया 10 में। तो तब से मैं खेला उसके साथ 16 तक। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बढ़ गया, पैसा लेने लगा। हॉकी थी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, फिर मैं इंडियन से खेलने लगा, फिर मैं एसएनएस हॉकी से खेलने लगा। तो मैंने उनको बोल दिया था कि जो भी मेरे यहाँ से फ़ोन करे, मेरा नाम बताया, उसको 20% डिस्काउंट कर दीजिए। और ही सपोर्टिंग एसएनएस हॉकी बहुत सपोर्टिंग कर, मतलब उसने सबको सपोर्ट किया इसका हो जाए। बाकी मैं उनसे जो भी पैसे थे मैंने कहा कि एक पार्ट में मुझे नहीं लूँगा, मैं बच्चों को हॉकी ला के डिस्ट्रीब्यूट करूँगा।
तो वो चीज ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर मैं अपना हॉकी छोड़ के उन पे फोकस कर रहा था। ड्यूरिंग माय जर्नी आई वाज सपोर्टिंग टू ऑल द अपकमिंग प्लेयर कि वो कि इतना वेट क्यों करना। 10 साल अगर आप 15 साल वेट ही करते रह जाएंगे तो फिर तो आप उस जनरेशन से डिस्कनेक्ट हो गए ना। और आप इतने भी बड़े मत बन जाइए कि कोई अपकमिंग प्लेयर रहे, आपसे बात न कर पाए, आपसे कुछ मांग न पाए, अपनी बात कह न पाए, तो फिर वो गलत होगा। आप खेलें इसीलिए हैं कि आप उन्हें इंकरेज कर सकें, आप उन्हें सपोर्ट कर सकें। और जब भी कोई बनारस का लड़का खेलता है या कुछ भी होता है तो मुझे खुशी भी होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको चीज़ें अगर नहीं भी हैं, पहले भी हैं, तो उनको पहुँचे वो चीज़ें। स्पेशली बनारस, क्योंकि मेरा लगाव यहाँ से है। मैं चाहूँगा कि मेरे बाद भी वो जर्नी स्टार्ट रहे। इसी के क्रम में फर्स्ट टाइम मुझे आपको बताने में खुशी होगी, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री फ्रॉम वाराणसी पहली वुमेन्स टीम से अगर कोई इंडियन वुमेन्स टीम से खेली है तो पूजा यादव लड़की, गंगापुर की। अभी तो कोई बनारस से सीनियर इंडियन टीम में खेला नहीं था, तो पूजा यादव। क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग हॉकी के ऊपर आ रहे हैं। आज ये चौराहा ही वहाँ पे हॉकी का सैंपल में बना हुआ है, तो हमें तो खुशी इस बात की है ना कि हम जो लेगेसी थी शाहिद भाई, राहुल भाई, विवेक भाई की, हम चौथा अगर ओलंपियन हुए हम, तो वो चीज़ों को आप दीजिए कम्युनिटी को। अच्छा, कोई ऐसा रिचुअल है जैसे आप कुछ खेलने गए हो, मतलब कुछ रिचुअल किया है, जैसे गंगा जी में माथा टेक दिया, कोई मंदिर, या मम्मी का पैर छूना? नहीं, देखिए मेरे पास आई थिंक एक रामचरितमानस है, वो आई थिंक 17-18 साल से मेरे पास वो बुक है। और उसमें वो बुक मैं पहले रखा था, तो पहले हमारे घर जब देते थे तो पैसा ला के दे देते थे कि भैया उसी में रख लिया, रखता भी था और हाथ जोड़ भी लेता था। फिर वो पढ़ने का मुझे वो हुआ कि 10-12 से मैं पढ़ रहा हूँ, तो रामायण भी थी उसमें पीछे, फिर उसमें हमारे पीछे हनुमान चालीसा भी था, उसी बुक के पीछे हनुमान चालीसा, गीता प्रेस का था वो, पूरा का पूरा पीछे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, मतलब सब कुछ था उसमें। तो उसमें नमामि से निशान भी पूरा है पूरा, तो मैं पूरा पढ़ता था। हर सैटरडे को मेरा ये होता था कि मैं जब बनारस में हूँ तो सैटरडे में महावीर मंदिर और संडे में पूरी कोशिश करता था कि मैं इसमें बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाऊँ। कहाँ मिल सकते हैं ये सैटरडे और संडे बनारस में? ये भी पता चला हमें। नहीं, तो एक मेरा एक और भी था कि मैं मतलब वैसे तो ऊपर वाले को सबको ये था, तो मैं आज आपके ही पे इसको रिवील करता हूँ। तो जो रामचरितमानस था, मतलब मेरे पास अभी भी है, तो मैं हमेशा कहीं भी, अभी डोमेस्टिक में भी जाता हूँ, तो मैं ये सोचता था कि मैं इनको लेके कहाँ कहाँ जाऊँगा। और मतलब मेरे ख्याल से जब स्टार्टिंग था तो मैं इस टूर्नामेंट में लेके गया, इस टूर्नामेंट में लेके गया, करते करते 2 ओलंपिक तक चले गए भगवान मेरे साथ। लेकिन वो जबकि वो मुझे लेके जा रहे थे, इनडायरेक्टली ये था मेरी सोच तो उस टाइम गलत थी कि मैं इनको लेके, मेरा बच्चे थे भाई, ये सोच सकते थे कि भाई मैं इनको बैग में लेके चल रहा हूँ हर जगह, जबकि गलती ये थी कि वो मुझे लेके चल रहे हैं हर जगह। तो हर जगह जहाँ मुझे जाता था, मेरे रूम के हमेशा पहले टेबल पे मैं वो रखता था और पूजा करता था, मैच से पहले, मैच के बाद। तो इसीलिए लोग मुझे टीम में पंडित जी भी कहते थे। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये रिचुअल था मेरा। वेरी नाइस। 1980 के बाद इंडिया में पहला ओलंपिक हॉकी मेडल जब आपने लिया, तो वो जो वहाँ पे आप स्टेडियम में थे, वो फील अंदर से कैसा महसूस किया? जाहिर सी बात है कि हम लोग जो भी मैं क्या, मेरे से पहले की जो लोग भी थे, हमेशा केवल हम स्टोरी सुने थे कि 80s में हॉकी लास्ट ओलंपिक्स मॉस्को गोल्ड आई थी, उसमें भी सोवियत संघ ने वो किया, मतलब बहुत लोगों ने उसका वो किया था, बाइकआउट किया था, लेकिन गोल्ड होता है और जितने भी लेजेंडरी प्लेयर थे सबने अपना 100% दिया था और हॉकी का गोल्डन ईरा रहा है शुरू से। 8 ओलंपिक्स मेडल्स गोल्ड के रहे थे। लेकिन हम लोगों के जनरेशन में हमने कभी ओलंपिक मेडल देखा ही नहीं था। हमने केवल टीवी में जब ओलंपिक होते थे देखते थे और उसके बाद ये देखते थे कि हम वहाँ पर जाएंगे। तो ओलंपियन बनना एक अलग बात होती है, लेकिन ओलंपिक मेडलिस्ट बनना किसी ने टेस्ट नहीं किया था, और वो भी सोशल मीडिया के दौर में इतना, मतलब जब इस जनरेशन में, तो कोविड भी था उस टाइम, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो हम 7-8 महीने आए ही नहीं घर। 8 महीने हम घर ही नहीं आए, कोई ट्रेवल नहीं, किसी भी तरह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा सपोर्ट किया उस टाइम, स्टेट गवर्नमेंट ने, सबने कि प्लेयर फोकस कर सके, बाई चांस अगर ओलंपिक हुआ तो वो जो एक जर्नी है ना, उस पर तो आई थिंक बुक लिखेंगे लोग आगे चल के। उस टाइम बिलीव नहीं करेंगे, हमें स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाने में, जो कुक थे हमारे वो भी घर नहीं गए, कोई स्टाफ नहीं गया, कुक भी खाना बना रहे थे बेचारे, वो भी बस ये कि अगर इनको ओलंपिक हो गया, क्योंकि डाइजी था उस टाइम कोविड की वजह से, तो सबका कंट्रीब्यूशन था उस टाइम, सबका एक लोग जो उस टाइम ओवरसीज मेडिकल जितने भी थे अब्रॉड के, सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे,
जैसे डिस्टेंस मेंटेन करना सब कर रहे थे, इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे, ग्राउंड में नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। लेकिन खाने के लिए भी हमारा टाइम सेट था कि कैसे कितने बजे जाना है, कितने बजे हमारा एंटीजन टेस्ट होता था, हमारा सब कुछ। जब हम पोडियम में पहुंचे, इसलिए मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, जब हम पोडियम पहुंचे तो केवल लोग रो रहे थे बस, और कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि आई थिंक उस टाइम जितने लोगों ने मैचेस देखा सबके आंख में आंसू थे, और मेडल हाथ में लेने के बाद ऐसा लगा कि मुझे तो उस टाइम सच बताऊं तो केवल आंखों में आंसू थे। और रियल फैक्ट तो तब समझ में आया जब मैं बनारस एयरपोर्ट पर उतरा, स्पीचलेस। इंडिया एयरपोर्ट पे भी उतरा तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन जब बनारस एयरपोर्ट में पहुंचा तो आप बनारस को ही जानना चाहती थी, तो लिटरली बताऊं उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लेके आया हूँ मैं। इतनी भीड़, मुझे लगा कि अरे मतलब ठीक है, उस टाइम थोड़ा फीलिंग आई थी, तो अच्छा था, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जब मैं पहले भी मेडल लेके आता था, तो जैसे आपने बोला कि ग्राउंडेड लड़का है कुछ भी, तो मैं पहले भी एशियन गेम्स में मेडल आए थे। 2017 में मेरे मेडल आए थे, गोल्ड आया था। फिर मैं उसके पहले भी बहुत सारे वर्ल्ड कप खेल चुका था। तो मेरे से दोस्त लोग भी बोलते थे, हमारे यहाँ भोकालबाजी है ये, कि अरे यार जीत के आ, लेकिन तुम देश के लिए जीत के आओ, हम लोग तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने के लिए आएंगे, तुम्हें उठाने के लिए लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम करना उस टाइम बताओ, जब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि अरे यार क्या जीत के आल है, तब मजा किरकिरा हो जाएगा। उस टाइम जब लोग आपसे पूछे ना क्या यार जात है क्या, उनके लेवे बदल, ये बात आनी चाहिए। तो बस जब एयरपोर्ट से आए, इतनी भीड़ देख के सब समझ में आ गया कि किसको लेने जा रहे हैं। तो ये था फैक्टर कि जीतने के बाद उस टाइम में और इस टाइम में ये फर्क होता है कि आप क्या फील करते हैं, कितने ग्राउंडेड रहते हैं। और आप लोगों को सेलिब्रेट करने दीजिए, आप मत सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो लोगों का है। और उसके बाद तो फिर आई थिंक घर पे तो मैं 3 महीने तक तो मैं नीचे आके बैठता था, तो लोग मैं ऊपर ही नहीं जा पाता था अपने रूम में। तो घर वाले तो बस मिठाई खिलाते वो कहते, वो था लोग देखने आते थे, हाथ में बच्चे आते थे, मुझे खुशी होती थी, बच्चे आते थे तो हाथ में लेते थे। तो मेडल का कलर भी फेड होने लगा था। मैं कहा छोड़ो यार, रहने दो, मजा बनारसी है, कहने में मानेंगे नहीं। रिबन भी खराब हो गया था उसका आज भी। तो एक ओलंपिक की खुशी ये थी। अब आप सोच लीजिए, बाकी आप इमेजिन कीजिए, सब काम पड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं। आप कभी हॉकी के अलावा कुछ सोचा नहीं आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हॉकी के अलावा फुर्सत नहीं मिला। लेकिन जैसे धोनी फुटबॉलर बनना चाहते थे, गलती से क्रिकेटर बन गए, वैसा कुछ नहीं हुआ क्या? हाँ नहीं, मतलब पढ़ाई का शौक था, लेकिन गलतफहमी थी। हाँ, बहुत अच्छे नहीं थे। तो वो दूर हो गई बहुत जल्दी। स्केचिंग का शौक था मुझे। अच्छा। हाँ, स्केचिंग का शौक है और स्केच करता रहता था। फिर बड़ा अच्छा करता था। मैडम मेरी आज भी मुझे क्लास टीचर क्लास 5th वाली मिलती थी मुझे। अच्छा। हाँ, एक बार मिली थी यूपी कॉलेज में बच्चों को, राजर्षि पब्लिक से में पढ़ा था। तो अब तो पुलिस में हो गया, डिप्टी एसपी हो गया था। तो क्या और अभी करते हो, तो वो भी बड़ा हो रही, लेकिन अच्छा, कभी 20-25 साल बाद फ्रांस में कोई ऐसे इंडियन लुकिंग आदमी पेंटिंग करता हुआ दिखे तो हो सकता है ललित जी? नहीं, पेंटिंग नहीं, बस स्केच करते हुए दिखे तो वो सब कभी देखा जाएगा वो सब। लेकिन फिर हाँ, नई चीजें सीखने का बड़ा शौक है कि नई चीजें, क्योंकि शायद तो स्कूल लाइफ में क्या अब जैसे ये सब, मतलब जो भी हमारे वर्क से रिलेटेड हो, क्योंकि हम जो हाँ ड्यूरिंग, मुझे लगा कुकिंग। ना ये गलत नहीं। तो मतलब काम से रिलेटेड। हाँ, जो चीजें हमने अपने मतलब एजुकेशन पीरियड में जो हमें सीखनी चाहिए थी, तो हम तो जब भी गए पढ़ाई करके केवल चले गए एग्जाम देने के लिए, एग्जाम दिए केवल। बाकी शीट हो गया, एक्सेल शीट हो गया, ये सब चीजें मैंने वाला था माइक्रोसॉफ्ट, ये सब चीजें तो आसान। गैजेट प्रेमी हूँ तो लेके थोड़ी ना केवल नेटफ्लिक्स देखने के लिए रखा हूँ, कुछ करता रहो। ऑफ कोर्स, ये सब चीजें थी। आपके हिसाब से क्या मुश्किल रहा, पहली बार मेडल लाना या फिर मेडल लाने के बाद उसको डिफेंड करना? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं था अभी तक। जाहिर सी बात है कि हम इंडियन टीम जो है वो शुरू से डोमिनेट करती आ रही है। बीच में थोड़ा सा हीरा आता था, तो डोमिनेशन अगर आपका है तो आपको रखना पड़ेगा। एशिया में खास तौर से इंडियन टीम एशिया में बेस्ट है। एशिया कप हो गया, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो गया और एशियन गेम्स हो गया, ये 3 हमारे हैं, तो हम तीनों जीते हुए हैं। ऐसे टीम, बहुत अच्छी टीम का पार्ट रहा हूँ मैं, तो हमेशा तीनों जीते हुए हैं। तो और सब में गोल्ड है, तो ये भी नहीं कि गोल्ड, सब में गोल्ड है। तो और अब ये क्या था, वर्ल्ड में हमारी हमेशा ये कहा जाता था कि वर्ल्ड में हमें
स्ट्रगल करना फेस करना पड़ता है। तो वर्ल्ड में अगर आप आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड में अभी हॉकी जो है यूरोपियंस की होगी, कभी ऑस्ट्रेलियंस की होती है। तो जब तक आप बैरियर को ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक आप मेंटली आपका एक स्टोरियोटाइप बना देते हैं कि नहीं ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, इनसे हार जाते हैं, जब तक आप वो ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आपको मेडल नहीं आएगा। तो इस बार भी यही हुआ, इस बार भी ऑस्ट्रेलिया को बीट किया गया, जबकि 72 ईयर्स में कभी भी ऑस्ट्रेलिया बीट नहीं होती ओलंपिक्स में, इस बार बीट हुई। और ठीक है, इस बार लोग पहले ये सोचते थे, पहला जो 40 साल पहले था कि अब सपना हो गया मेडल जीतने का, तो वो ब्रेक हुआ। फिर वो ऑटोमेटिकली आपका मेंटली और लोगों की सोच बदल गई कि अब इंडिया टीम गोल्ड जीत सकती है। कैसे सोच गए? फिर परसेप्शन आप पहले बिलीव कीजिए ना, फिर आप एक्चुअली प्लेयर्स कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, लोगों का जो परसेप्शन होता है, लोगों की जो उम्मीदें होती हैं वो अप्स एंड डाउन्स होती हैं। हम तो अपना काम उसी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। सही बात है। आपका कमेंट, आपका वो सब चलता रहता है, तो हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमारा फोकस क्लियर रहता है कि हम किस चीज के लिए जा रहे हैं। ऑल टाइम हाई, हाँ, ऑल टाइम हाई। अनदर लेसन लर्न। टूर्नामेंट के बीच में जैसे आपको लग रहा है कि अब लगता है गेम बिगड़ जाएगा, अब हमारे हाथ से गया, एक तो कैसा फील होता है आपको, या आप उसको कैसे मैनेज करते? पेन ड्राइव है नहीं कि आप उसको अपलोड कर देंगे या कुछ भी चीज़ है। आप जब बचपन से ऐसे खेलते आते हैं तो हम जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहती है हमारी, वो हमारे में बिल्डअप होती चली जाती है, चाहे हमारे में हो चाहे किसी भी गेम्स में हो। मैं स्टडी को वो नहीं करता, लेकिन उनको एग्ज़ाम के टाइम या जब टेस्ट आते हैं या कुछ होता है तब वो प्रेशर लेते हैं। अगर आप ये बात देते हैं तो उसको प्रेशर नहीं बोलते हैं, जबकि उसको आज लोग फोबिया दे देते हैं कि हाँ प्रेशर है। आप टेस्ट होता है तब आपके नर्वस, मतलब जो आपके नर्वस होने लगते हैं, फिर आपके ब्लड कि सुबह टेस्ट है, सुबह ही है, या एग्जाम होता है तब। ये बहुत पॉइंट वाली बात भी है, आप जब होता है तब। लेकिन हम जो प्लेयर होते हैं, हम हर दिन हमारा मैचेस होते हैं, हर दिन हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं, हर दिन हमें ये रहता है कि आज खराब खेलेंगे यार तो प्रेशर में आ जाएगा। तो उसको प्रेशर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं चैलेंजेस। आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, आप मेंटली आप कितनी स्ट्रांग है। आज इस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया या इस चैलेंज में आप हैं, तो आपने इस चैलेंज को किस तरह, अगर आप लूज भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जब फिर नेक्स्ट डे आप इसको फेस कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं। ईच एंड एवरी डे इज अ न्यू डे एंड न्यू अपॉर्चुनिटी। इसी माइंडसेट के साथ आपको जाना होता है। और हर दिन रात में सुबह जब होता है तो आपको हर दिन हमारा सुबह से लेके नेक्स्ट डे तक का अगर आप सुनेंगी तो हमें प्रॉपर हमारा एक डाइट शीट होता है, स्लीप टाइम होता है, और हम प्रॉपर लंच 1 बजे हो गया, ब्रेकफास्ट 7 o'clock हो गया, डिनर 7:30 हो गया, हम इसी को फॉलो करते रहते हैं। हार गए ठीक है भाई, हमने तो अपना 100% दिया ना, लेकिन हमारी मेंटली क्या थी कि हम प्रोसेस को फॉलो करें, ना कि रिजल्ट पे ध्यान। डिसिप्लिन, प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करके आए वही हमारे पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बारे में सोच लेंगे तो नर्वस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, फिर प्रेशर आपके ऊपर जनरेट होने लगेगा। ये चीज है। अभी मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही होने वाला था कि गेम के पहले कितना स्ट्रेस फील होता है, तो होता ही नहीं है। ये ऑलरेडी हाई, एनी टाइम हाई रहते हैं। नहीं, स्टार्टिंग में सबको रहता है, थोड़ा सा होता है, वार्म अप के बाद वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप नया मैच है, चैलेंजिंग क्वार्टर फाइनल खेलने वाला है, ओलंपिक का सेमीफाइनल खेलने वाला है। हाइट्स ऑफ लिमिट बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, हाइट्स ऑफ हाई। हाँ, मतलब एक होता है अगर आप डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे हैं या नेशनल में खेल रहे हैं तो फिर हम एक लेवल ऐसा होता है। आपको किसी भी बड़े प्लेयर को आप अगर डोमेस्टिक में खिलाएंगे तो उसको लगेगा ही नहीं कि यार कोई प्रेशर है। क्या मतलब सामने वाले को प्रेशर होता है फिर कि हाँ यार उसको आउट कैसे करना है या उसको कैसे बीट करना है। अब हमें आप डोमेस्टिक में खिलाएंगे तो लोग हमें कैच करेंगे कि हम उसको कैच करने जाएंगे। इसी बात पे बताइए, कोई ऐसा प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर जिसको देख के आपका न्यू हो गया हो? इंटरनेशनल प्लेयर में ऐसा कोई खास नहीं था, क्योंकि जब खेला इंडिया टीम हमारे ही प्लेयर अच्छे थे, तो अपने ही वालों से डर लग जाता था कभी कभी। ऑस्ट्रेलिया वाला भी नहीं कोई? ऑस्ट्रेलिया वाला भी हमें अपने बाहर वालों से डर नहीं लगता था, हमें अपने सीनियरों से लगता था। कौन है बताइए? हमारे सीनियर बहुत बड़े बड़े थे। एक नाम। जब मैं गया था तो मैं छोटा, अरे 16 साल का, 17 साल में जब इंडिया टीम में जाऊंगा तो कोई याद नहीं। उस टाइम काफी थे, लेकिन सब अच्छे थे। सरदारा भाई थे, सरदारा भाई थे, अच्छे थे। अच्छा, सरदारा। बाद में मतलब हमारे यहाँ हॉकी में अलग ही गेम है। हॉकी में नहीं होता कि डिफेंड कर लिया या कुछ कर लिया, हॉकी में तो बंदा भी जाता है और उसके साथ साथ बॉल भी जाता है। बॉल से भी चोट लगती है, फ्रैक्चर काफी हुए हैं, लिगामेंट इंजरी काफी हुई है, मेरा खुद पीसीएल टूटा हुआ है। और फ्रैक्चर तो सर फटा, 12 टाके लगे। तो भैया हमारे यहाँ हेलमेट नहीं होता है, हमारे यहाँ गोलकीपर के पास ही हेलमेट होता है, अब ये बात ध्यान लीजिए। और बॉल की स्पीड भी हमारे यहाँ वही नहीं देखा जाता है कि हम 22 यार्ड से फेंक रहे हैं या उससे, हमारे यहाँ 10 वाले से भी लगता है, 5 वाले से भी लगता है, और लगता है तो फिर सीधा बाहर। और सबसे क्रूशियल पॉइंट तब होता है कि आप ओलंपिक के लिए 4 साल तैयारी कर रहे हो और 4 साल से पहले ठीक 1 दिन पहले आप फ्रैक्चर हो गया। किसी के साथ हुआ है? बहुत हुआ है। तो ये होता है,
आपका दिल कब टूट जाएगा, कब आप कैसे हो जाएंगे, तो ये इसके लिए प्लेयर हर चीज के लिए रेडी रखते रेडी हैं। रहते हैं। हाँ। तो बस वाह, मतलब इनको फ्लाइट में टर्बुलेंस से भी डर नहीं लगता है। आई एम वेरी वेरी श्योर। पक्का नहीं लगा होता। लगा है? हाँ। डर ऊपर सबको लगता है, ऊपर वाला बचने का चांस नहीं होता है, ऊपर कोई नहीं बचाता है। जब अपने हाथ में पावर होता है तब डर नहीं लगता। नहीं, बचाने वाला ही ऊपर खींच लेगा आपको ना, वो तो और शॉर्ट हो गया, नजदीक हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं होती है। एक कोई सैक्रिफाइस आपको याद हो आपकी, आपके पेरेंट्स की, जो एकदम दिल पे वो काफी है, काफी है? वो बहुत बार हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर भी एक्सपायर हो गए, मैं नहीं आ पाया हूँ। ग्रैंड मदर भी एक्सपायर हुई, नहीं आ पाया हूँ। उनको मैं बहुत ज़्यादा मानता था। हम लोग जब खेल के आते थे, थके रहते थे, तो पैर दबाती थी, तो वो सब भी है। मेरे फादर भी 18 डेज हॉस्पिटल में थे, मैं नहीं आ पाया था, तो एक टेंशन लगा रहता है बाहर। तो ये भी थी। हाँ, मेरी बेटी भी हुई तो मैं नहीं आ पा रहा था, जल्दी भाग के आया किसी भी तरह। हाँ, शाम तक पहुंच गया था, सुबह हुई थी तो रात तक किसी भी तरह आ गया था। तो एक ये सब चीज़ें तो सेक्रीफाइस आपको लगी रहेंगी। आप फैमिली पे नहीं आ पाएंगे, फ्रेंड रहते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प करते रहते हैं किसी की चीज़ के लिए। मैं भैया को भी डिस्टर्ब करता रहता हूँ, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, भेज दीजिए, वो कर दीजिए। तो अगर आप कुछ पाना है तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। और आप ये सोचिए कि नहीं, आप बिना खोए कुछ पा जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है। जब तक आप अपने कंफर्टेबल जोन से नहीं निकलेंगे, तब तक आप अनकंफर्टेबल ही फील करेंगे, क्योंकि आपको कुछ पाने के लिए अनकंफर्टेबल जोन से ही बाहर आना पड़ता है। ये भी हमारा एक रूल है जो हमने सीखा है। अगर आप जैसे मैं आपको एग्जांपल क्रिकेट का भी देता हूँ। आप ओपनर हैं और आपको चौथे 5वें नंबर पर डाला जाए तो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। हम फॉरवर्ड हैं, हमें पीछे खिलाया जाए, वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होगा। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल मैं आपको स्पोर्ट्स के लिए बता रहा हूँ। तो वही चीज़, अगर आप हमेशा घर में ही रहेंगे और बाहर में किसी से नहीं होंगे, तो आपको घर बाहर निकलने में भी आपको हिचकिचाहट होगी, यार अल्लाह कोई टोक न दे हमें, कोई मिल न जाए कहीं। आपको निकलना पड़ेगा। आपको जितना बोलते हैं विकास आपका होगा उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद भी आप फ़ोन, आप कहते हैं आज के टाइम में मेन फोकस ये होता है कि फ़ोन न यूज़ करना बड़ी बात नहीं होती। फ़ोन आपके सामने रखा हुआ है, आप यूज़ मत कीजिए, वो होता है आपका फोकस। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा आपको पता है कि ये बनने वाला है, ये ललित उपाध्याय बनेगा? नहीं, मैं कभी बोलता ही नहीं ललित उपाध्याय बनो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपना नाम बनाओ, उसमें मस्त रहो। क्योंकि अगर इनको लगेगा एग्जाम्पल लोग इस तरह देंगे ना कि हाँ शाहिद भाई थे, विवेक भाई थे, ललित ने अपनी जगह बनाई है, उसके बाद फिर जो आया लड़का XYZ वो आया तो उसने अपनी जगह बनाई। लेकिन क्रम वही है, सिक्वेंस वही है, हायरार्की वही चली जा रही है कि वो सीनियर थे उन्होंने उनको गाइड किया, वो सीनियर थे उन्होंने उनको गाइड किया। आप हर जगह अपना लेवल मत चपकाइए कि भैया हम ही खेले ले। क्या है, उसके माँ बाप ने सेक्रीफाइस किया उसके लिए, आपने क्या किया, उसको गाइड किया, आपने क्या किया, उसको सपोर्ट किया। अब वो उसके इंसानियत के अंदर है कि वो कितना उस चीज़ को अडॉप्ट किया, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप किया, वो क्या मान रहा है, उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है। तो फिर अगर वो आगे बढ़ाने की सोच रखेगा तब वो आपको रिस्पेक्ट देगा, तब वो आपको एडमायर करेगा। अदरवाइज टाइम खत्म, बात खत्म। आप प्रैक्टिकल रहिए इस चीज़ में। ट्रू ट्रू। आपने इतने नेशनल ट्रिप्स किए, इंटरनेशनल ट्रिप्स किए, कोई फीमेल एडमायरर आपको मिली? अच्छे अच्छे दोस्त मिलते, फैन मिलती हैं, फैन मिल जाते हैं। फैन गर्ल? हाँ, फैन गर्ल। एक दो जो अभी तक कांटेक्ट? आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के जो डच क्लब्स हैं, हॉलैंड में, बेल्जियम, यूरोप के हॉकी क्लब्स हैं, उसमें देख लेंगे तो आप ये कहेंगे कि यहीं सेटल हो जाओ। वहाँ तो लड़कियां भी ऐसे होती होंगी ना, 6-6.5 फीट हाँ, की? 6 एवरेज, मतलब 5-10 एवरेज है वहाँ पे भी। अच्छी, काफी अच्छा बेल्ट है। इसीलिए हॉलैंड की लड़कियां 4-5 साल, मतलब 4-5 टाइम्स ओलंपिक्स में गोल्ड ही ले रही हैं वो। तो डोमिनेशन इसको बोलते हैं। तो वो एक अलग चीज है, खूबसूरती तो है। अब देखो, आप उसको नजरअंदाज करेंगे तो अपमान कर रहे हैं उसका। मेरा कहने का मतलब ये है, आप उसको प्रेज कीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स। अगर वो आपके पास खुद चल के आ रहे हैं, यू आर डूइंग गुड, अगर आपको अप्रिशिएट करें, आप उनको अप्रिशिएट कीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई एक दो जो अभी तक कनेक्टेड हो, ऐसे फ्रेंड? कनेक्टेड नहीं, मैं दोस्त रहे हैं और अच्छे दोस्त रहे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स रिलेटेड दोस्त ही रहे। लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड, मेरा खुद का 6-7 साल 8 साल का मेरा रिलेशन था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी किया हूँ, वो भी हॉकी प्लेयर ही हैं। अरे वाह। हाँ, तो मेरे खेलने के बाद मैंने उनसे बोला कि बाकी आपकी मर्जी, कहीं नहीं, आप ही खेलिए। तो शी इज़ वर्किंग इन द रेलवे, और ये था। तो तब से भी मैं इसी तरह चल रहा हूँ। बनारस में कोई डेटिंग स्पॉट हो जहाँ आप जाते हो? ना, बनारस में रही बहुत कम। शुरू से मैं 2009 से, मतलब वैसे तो बाहरी 2002 से मैं कंटिन्यू जर्नी करने लगा था। फिर MP, उसके बाद बॉम्बे एयर इंडिया में था 4 साल, और उसके बाद में पेट्रोलियम ज्वाइन कर लिया था, भारत पेट्रोलियम में। उसके बाद फिर मैं पुलिस में आया। तो मेरी पूरी लाइफ इसी तरह रह गई। तो लड़कियों का ही मतलब नहीं था। हाँ, बाहर की पूछ सकते थे तो हाँ, काफ़ी दोस्त मिलते रहते थे जो चाय कॉफ़ी, बस ऐसी।
अनदर डिसिप्लिन वाला पार्ट। मैडम सीधी सीधी बात थी, गर्लफ्रेंड में लो बैटरी लो बैलेंस था। हाँ, पैसा इतना था नहीं कि उनको घुमाएंगे, और घर की स्थिति थी नहीं कि उनको ये करेंगे भैया बस करा हटावा। हाँ हाँ, इतना समझदारी का है ना, बनारसी दिमाग था पहले ही से कि पहले घर देखेंगे। नहीं ये बनारसी दिमाग नहीं, सही दिमाग है। हाँ, बनारस के लोग अच्छे से समझते और हैं। जब फ्यूचर ना हो तो हमें नहीं लगता कि अगर आपको बस फ्यूचर ना हो तो फिर आपको टाइम पास नहीं करना चाहिए, हाँ, और जब फ्यूचर हो तो फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। वेरी नाइस। हाँ अब थोड़ा रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ, जैसे टोक्यो में आपने जो मेडल जीता, अगर आपको रेडियो में बिठा दिया जाए और बोला जाए कमेंट्री करो, तो कुछ 30 सेकेंड्स कमेंट्री करके बताएंगे? उसमें कमेंट्री क्या करना होता है, मतलब अभी मेरा एक वीडियो भी था कि मेरा फ्रेंड है काफ़ी, हम लोग मजाक करते रहते थे, तो उन्होंने बोलना ही क्या होता है उसमें, आइए बैठिए, मतलब अगर मैं थोड़ा प्रोफेशनल होकर बात करूं तो अलग बात हो जाएगी, उसमें क्या है। अब बनारसी स्टाइल में बोल के देखने में मजा आएगा। भैया हर हर महादेव, आप सुन रहे हैं ललित उपाध्याय को किसी भी डैश डैश FM पे, आवा आज हम तो के सुनाए तोरे मन का गाना। वाह, और हमें पता है गोदलिया पे बैठे हुए हैं, पान खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं, आपको लग सकता है कि यहाँ पे क्राउड ज्यादा है, लेकिन भैया ये बनारस हो, दशाश्वमेध घाट हो, ये कर आदत डालना और यही ठन रहे के तो के जो स्वर्ग मिली। तो भैया चपले रहा, कोई भी गाली गौली सुने हर हर महादेव करत रहा, हर हर महादेव बस। वाह। जापान मैंने बहुत पढ़ा, आपके हाँ, बारे में पढ़ रही थी, तो जापान बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कंट्री है। उसमें मतलब आपने जापान में जब खेला तो कुछ आपको डिफरेंट, कुछ वहां से सीखा आपने, कुछ डिसिप्लिन? जी बिल्कुल, एक्चुअली जापान सबसे बेस्ट डिसिप्लिन में है, क्लीन भी काफ़ी है, और रोड पे भी चलो या पेड़ भी रहते हैं तो हम लोग तो कहते हैं पेड़ भी डिसिप्लिन में खड़े हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ मतलब एक अलग चीज़ दिखती है कि मतलब वहाँ के रोड ही आपको सिखा देंगे कि तुम गलती कर रहे हो। अब मतलब इंसानों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अलग चीज़ हो गई, वो तो फिर आपको मुंह से समझाएंगे, रोड ही आपको बता देंगे कि आप गलत चल रहे हो या गलत कर रहे हो, तो बात ही खत्म हो गई। ये एग्जाम्पल मेरे इस तरीके से मैंने उसको एब्जॉर्ब किया, अच्छा ये चीज़ है क्या, हाँ ठीक है, यहाँ आदमियों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ रोड ही बता देते हैं कि तुम गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। कचरा फेंकोगे तो तुम्हें शर्म लगेगी, यार यहाँ गंदा कर दिया मैंने। हाँ, अब कोई लड़ पहुंच या बात लगे, लेकिन वो भी समझदारी दिखाएगा। हाँ। तो वो ऐसी जगह है, ब्यूटीफुल, लोग अच्छे, हम्बल एकदम से, और बहुत ही ज़्यादा ग्रीट करने वाले, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि सॉफ्ट स्पोकन है, और हर एक चीज़ डिसिप्लिन में। कभी कभी लगता है कि आदमियों का है नहीं, रोबोट लोगों का जगह है ये। है भी, परिश्रमी है भी वो लोग, मतलब हार्ड वर्किंग है भी, तो ये सब चीज़ें अच्छी जगह है। कौन सा आपको बेस्ट कंट्री लगा? न्यूजीलैंड। ब्यूटीफुल। हाँ, बहुत, मतलब नेचर लवर हूँ मैं। हाँ। तो वैसे यूरोप भी है, स्विट्जरलैंड भी गया हूँ, बट अगर स्विट्जरलैंड उसमें देखा जाए तो फिर भी मैं स्विट्जरलैंड ही चूज करूंगा, लेकिन न्यूजीलैंड फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, है ना? हाँ। वो पिंक क्लाउड्स देखा आपने? सब बेस्ट मैम, एक्चुअली मैं न्यूजीलैंड 2 times गया, और वहाँ पे आई थिंक 10 cities, 5 to 6 cities हम गए ऑकलैंड, फिर उसके बाद रहे काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड किया, तो काफ़ी हटके है वो जगह। तो I totally agree, totally agree। वापस से रैपिड फायर में आ जाते हैं। मलाइयो या लस्सी? लस्सी कर दीजिए मैम, अच्छा, सरदारों के साथ रहते रहते आदत खराब हो गई। कचौरी जलेबी या समोसा लौंग लता? समोसा। टोक्यो ओलंपिक या पेरिस ओलंपिक? दोनों। स्टिक के बिना एक दिन या चाय के बिना एक दिन? चाय के बिना। ऑफ कोर्स। बनारस का एक वर्ड जो सिर्फ बनारसी समझते हैं? मतलब उसका बहुत गहरा है, लेकिन समझने के लिए बनारसी समझता है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बनारस की कौन सी चीज हर टूर पे मिस करते हैं? घाट। म्यूजिक बिफोर मैच काम सुनते हैं या हाई पावर एकदम वैसी म्यूजिक? रूममेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सरदार है तो सुनना ही पड़ जाता है, लेकिन अब मजा आता है उसी में, सच बताऊं पंजाबी सॉन्ग में। मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल है? दोनों। एक टीममेट जिसे बनारस टूर करवाना चाहिए, आपका कोई टीममेट जिसको बनारस? हाँ, बिल्कुल रेडी भी हैं, हरमन ही है, हरमन है, एक मनदीप है। ओके। अब बनारस क्या है आपके लिए, एक वर्ड? सब कुछ। तो हमें पता चला बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है। आपका फेवरेट खाना, माँ का हाथ का खाना क्या है, ये बताइए। जो बनाते हैं, हाँ। अरे कुछ तो, दाल चावल? नहीं देखिए, हमारे यहाँ जो हम लोग खाते, जब हम बनाते हैं तो हम लोगों के यहाँ, आप शायद पता भी होगा, मखनी। मखनिया, हाँ। सत्तू वाले लिट्टी। हाँ, तो मखनी चोखा काफी हुआ है, मखनी चोखा जो बाहर उस टेस्ट में नहीं मिल पाता है, तो बस ये चीज है। मम्मी के हाथ का फेवरेट, बीवी के हाथ का फेवरेट? नहीं, जो बना दे।
नहीं जो बना दे, बे- सुनो ध्यान से सुनो, नहीं जो बना दे। बीवी जो बना दे, क्योंकि बनाना उसी को है ना। पहले हमने नहीं भी सुन लिया। नहीं, मैंने ये बोला जो बनाना तो उसी को है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या हॉकी कर रहा है खेलने वैसे? वाली बीवी से पंगा नहीं लेगा। अच्छा, बाद में रैपिड फायर उधर होने लगेगा। और रैपिड नहीं होगा, फायर होगा। लास्ट क्वेश्चन, टेल मी और अ बनारसी विदाउट टेलिंग मी और अ बनारसी। काम और दुआ। ठीक है, चलेगा।